भावना नैयर देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के टॉप हेडलाइंस के साथ। अब से थोड़ी देर में देश में लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा संबोधन। बिहार में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। समस्तीपुर बेगूसराय में होगी विशाल रैली। महागठबंधन के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव का दावा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे बिहार। लेकिन बीजेपी ने याद दिलाया जंगल राज, कहा नीतीश पर है बिहार को भरोसा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत ने गाजा संघर्ष विराम समझौते में ट्रंप की भूमिका को सराहा, कहा संवाद, कूटनीति और दो राष्ट्र समाधान ही शांति का मार्ग। देश में अब से कुछ ही देर में रोजगार मेला लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री की आजीविका सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की दिशा में बड़ा कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह अब से अपनी ये चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा होगी। इस दौरान पीएम बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे उनकी रैली है। पीएम की रैली में बिहार के विकास से जुड़ी बातें होंगी और साथ ही विपक्ष को कड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया और कहा कि यह चुनाव बिहार के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा और उसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है। उन्हें युवाओं या बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और माओवादी आतंक को बढ़ावा दिया, जिससे बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। आइए अब आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर कौन थे, जननायक कैसे बने और बिहार की राजनीति में उनका क्या महत्व है। समझते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में गरीबों की आवाज बनकर उभरे कर्पूरी ठाकुर। पिछड़ा वर्ग, दलितों और वंचितों के लिए उन्होंने लगातार काम किया। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की व्यवस्था लागू की और पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण का प्रावधान कर्पूरी ठाकुर ने किया। बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। साथ ही अगर बात करूं 1952 के, तो 1952 में चुनावी जीत के बाद बिहार विधानसभा चुनाव अपराजित रहा और शिक्षा मंत्री पद की भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। बिहार में पहली बार उन्होंने लागू की थी शराबबंदी और शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। उनकी कोशिशों के चलते मिशनरी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई की शुरुआत हुई और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फीस को उन्होंने माफ किया।
इसके साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताएं तो कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही भाषा पर भी उन्होंने काम किया। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का कर्पूरी ठाकुर ने काम किया। बढ़ते अब 1971 की तरफ, तो 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को उन्होंने बड़ी राहत दी, यानी कृषि कल्याण के लिए भी उन्होंने कई बड़े काम किए। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को उन्होंने बंद करवाया। इसके साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरीलाल कमीशन लागू किया। नौकरियों में आरक्षण से समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए उन्होंने काम किया, यानी पिछड़ा वर्ग को कैसे आगे लाया जाए, सरकारी नौकरियों में उन्हें कैसे जगह मिली जाए। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर लगातार प्रयास करते रहे और काम करते रहे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कैंप के आयोजन कर्पूरी ठाकुर ने आयोजित करवाए। इसके साथ इंजीनियरों और डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने काम किया। 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दी। कर्पूरी ठाकुर का राजनीति का सफर बहुत लंबा और ईमानदार रहा है और इसी के कारण 2024 में उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2024 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया और भारत रत्न पाने वाले बिहार के वे 5वें व्यक्ति रहे। बिहार में पहली बार उन्होंने लागू की थी शराबबंदी। तो बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का अहम योगदान रहा है और बिहार विधानसभा की सियासी तपिश इस समय तेज है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्मभूमि मिथिलांचल से चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम के समस्तीपुर के दुधपुरा में सभा होने वाली है और इस सभा से कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे, जहां वे कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल की झलकियों को देखेंगे, जिसमें उनके सादगीपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है। सादगीपूर्ण जीवन की झलक प्रदर्शनी में कर्पूरी ठाकुर के जीवन की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें उनके रहन सहन, झोपड़पट्टी, सिलौटी पर मसाला पीसने और उनकी झोपड़ी के अंदर कोठी, चूल्हा सहित अन्य व्यवस्था को दिखाया गया है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जो जब तक जिंदा रहे हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित, जिसके साथ अन्याय होता था, जुल्म होता था, उसके विरुद्ध में वो लड़ते थे। 1952 से वो मरते दिन तक विधायक रहे। ताजपुर, समस्तीपुर, फुलपरास और सोनवर्षा से। कर्पूरी ठाकुर के गांव में हमारी मुलाकात उनके छोटे भाई के बेटे नित्यानंद ठाकुर से हुई। उन्होंने बताया कि मैं बचपन में उनके साथ खूब घुमा हूँ। जगह जगह जनता के काम से उनकी शिकायत पर उनसे मुलाकात करने कर्पूरी जी जाते थे। उनके जमाना को न गाड़ी थी, न घोड़ा थी और साइकिल से ही और पैदल ही प्रचार होता था इनके समय में, ठाकुर जी के समय में। प्रचार के समय घर 2 रोज 1 रोज पर आते थे, नहीं तो गांव में ही पैदल, अधिकतर साइकिल भी नहीं, पैदल ही घूमते थे और प्रचार करते थे। उनके पार्टी के वफादार रहे, जब से होश संभाले तब से उनके आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हुए। इस रैली का लक्ष्य मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करना है। इस रैली में विकास और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर यह सभा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए 2020 के चुनाव में जीती हुई सीटों को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले इस मॉडल झोपड़ी को देखेंगे, जिसे स्थानीय प्रशासन ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन और सादगी को दर्शाने के लिए तैयार किया है। यह प्रतीकात्मक झोपड़ी दिखाती है कि किस तरह साधारण जीवन और संघर्ष से जननायक की सोच ने आकार ली। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन किया है। एक संदेश में पीएम ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां उनके परिवारजनों से संवाद का सुअवसर भी मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा
भाजपा एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। बिहार में आज बीजेपी पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में उतरने जा रही है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। सीवान और बक्सर में उनकी 2 बड़ी जनसभाएं हैं। अमित शाह पहले सीवान के बसिया मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में रैली करेंगे। इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए वोटों से की अपील करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वैशाली में एक प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेज बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि जब पहले से नीतीश कुमार शासन चला रहे हैं तो नई घोषणा की क्या जरूरत है। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। और जब हम महागठबंधन की रणनीति की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन में कुल 11 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के खुद ही के घटक दल फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपसी भिड़ंत। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार इस समय महागठबंधन में आपसी भिड़ंत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कौन सी सीटें हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सिकंदरा जमुई की ये सीट है जहां उदय नारायण चौधरी आरजेडी के, विनोद चौधरी कांग्रेस के साथ उनकी भिड़ंत रहने वाली है इस बार, और प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस से और रजनीश आनंद आरजेडी। कहलगांव भागलपुर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट ये मानी जाती है। इस पर ये एक दूसरे के सामने होंगे जबकि एक ही महागठबंधन के हिस्सा हैं। इसके अलावा ललन यादव कांग्रेस के और चंदन सिन्हा आरजेडी के सुल्तानगंज भागलपुर से एक दूसरे के आमने सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसको फ्रेंडली फाइट जरूर कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव कुछ ऐसा होता है कि जिसमें ही जीत या हार होती है और जब अपने ही घटक दल के जो पार्टियां हैं वो आमने सामने होती हैं तो जनता का जनादेश क्या होता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको दूसरी और सीटों के बारे में भी बताते हैं जिसमें तनीषा जो आईआईपी मिथिलेश निषाद कांग्रेस जो है ये एक दूसरे के आमने सामने है बेलदौर सीट से। इसके अलावा कई ऐसे और प्रत्याशी भी हैं जो इस बार है तो एक ही पक्ष में लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के हिस्सा है लेकिन अलग अलग पार्टियों में एक दूसरे के सामने हैं और फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं राजापाकर वैशाली सीट है जहाँ मोहित पासवान सीपीआई वर्सेस प्रतिमा दास जो है कांग्रेस की हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। शिव कुमार यादव सीपीआई और उमेर खान कांग्रेस के बिहार शरीफ सीट से एक दूसरे के आमने सामने इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और महेंद्र गुप्ता सीपीआई, संतोष मिश्रा कांग्रेस करगहर सीट से एक दूसरे के सामने दावेदारी इस बार पेश कर रहे हैं और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार इन सीटों पे उतारे हैं, वहीं दूसरे दलों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये कुल 11 सीटें हैं जिस पर महागठबंधन में इस सीटों को फ्रेंडली फाइट कही जा रही है, आपसी भिड़ंत कही जा रही है। और वैशाली सीट से संजीव कुमार और अजय कुशवाहा आरजेडी से एक दूसरे के आमने सामने उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। 6 और 11 नवंबर को ये चुनाव होनी है। इसके साथ ही 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले तारीखों के ऐलान के बाद अब रणनीति को धार मिलती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव भी आज प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करने वाले हैं। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होने वाली हैं। वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलेगा। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपना चुनावी दौरा शुरू करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और विशाली जिले के लालगंज सीट पर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन साल 2020 से पहले यहां की जनता ने बाहुबलियों पर भरोसा जताया है। इस सीट पर अभी तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और साल 2020 में पहली बार जनता ने कमल खिलाया। इस बार बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह के सामने आरजेडी के बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। शहरीकरण और बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण लालगंज राज्य के सबसे उभरते व्यापारिक क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। हालांकि लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की राजनीति पर लंबे समय तक बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। ये 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस विधानसभा चुनाव में लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया है। संजय कुमार नामांकन के बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और एनडीए सरकार के 2 दशक के काम और अपने 5 सालों की उपलब्धि के बदले जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब विषयों पर हमने काम किया है। साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के विकास में काम किया है और हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज देखिए 125 यूनिट हमने बिजली मुफ्त किया है। कितनी खुशहाली है लोगों के चेहरे पे। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया है ताकि वो रोजगार सृजन करके काम कर सके और आगे आने वाले समय में उन महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि हम सब लोग देंगे। राजद से टिकट मिलने के बाद से शिवानी शुक्ला भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी शिवानी का मानना है कि उनका बाहुबली होना ही उनकी यूएसपी है। इसके कारण उन्हें जनता का प्यार और पार्टी की तरफ से टिकट मिला। बाहुबली का मतलब होता है जिसके साथ लोगों का सपोर्ट है। बाहुबली तो वही होता है। हर सिक्के का 2 पहलू है। अच्छा पहलू देखिए तो लोगों का बल होना का मतलब होता है बाहुबली। कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो वही बात है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज बदलना है। मुझे तो लगता है मुझे और बाहु लोग चाहिए। जातीय समीकरण की बात करें तो लालगंज मुख्यतः ग्रामीण इलाका है। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण के साथ ओबीसी वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब तक यहाँ 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने 4 बार, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, एक निर्दलीय और भाजपा ने भी 1-1 बार जीत हासिल की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने ये सीट जीती है। यहाँ के लोगों के लिए बाहुबलियों से मुक्ति, रोजगार और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर मतदान तो विकास के नाम पर होगा और विकास हुआ है। अब चारों तरफ विकास का लहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप लालगंज विधानसभा में हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, सड़क का भी अच्छी स्थिति है। हम लोग कहते विकास बहुत लग रहा है कि रोड पहले था कितना केंजर था, अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत कुछ विकास हुआ है। सब चीज की व्यवस्था, लाइन लेके बिजली सब चीज के तो नल तो सब तो होते, सब चीज की व्यवस्था हुआ है। साल 2025 का विधानसभा चुनाव लालगंज के लिए निर्णायक हो सकता है। भाजपा अपनी पहली जीत को दोहराने की कोशिश में होगी, जबकि आरजेडी ने बाहुबली की बेटी को मैदान में उतारकर अलग रणनीति बनाई है। बाहुबल और जातीय समीकरण के साथ साथ अब विकास भी यहाँ का अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। लालगंज में लंबे समय तक बाहुबलियों का कब्जा रहा है। मुन्ना शुक्ला यहां से 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि देखना ये है कि इस बार जनता किसे पसंद करती है। डीडी न्यूज के लिए लालगंज से मधुरेश नारायण। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में 1302 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 70 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए।
दूसरे चरण के लिए कुल दाखिल 1761 नामांकन पत्रों में से जांच के बाद 1372 सही पाए गए, जबकि 389 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द कर दिए गए। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार गया जिले के गया टाउन, रोहतास जिले के सासाराम और कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज, पूर्वी चंपारण जिले की लौरिया और सुगौली सीट से सबसे कम 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद खबरें होंगी छठ की तैयारियों से जुड़ी हुई। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रकृति और संस्कृति के संगम का प्रतीक महापर्व छठ नजदीक है और देश भर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व से जुड़े भक्ति गीत साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में पूरे भक्ति भाव से जुटे हुए हैं। छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक इन गीतों को देशवासियों के साथ साझा करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी मैया से जुड़े जो गीत हैं उनको शेयर करने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक वो उन गीतों को शेयर करेंगे और कहा है कि छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता को और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। छठ पर्व से पहले रेलवे ने भी देश भर में विशेष ट्रेनें चलाने के साथ स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे देश भर में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। छठ पर्व से पहले लोगों की यात्रा में हो रही वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए रेलवे ने स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं। छठ पर्व से पहले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त प्रयास कर रहा है ताकि प्रत्येक यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यात्री सुविधा के लिए एक विशेष होल्डिंग एरिया और कई टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियमित रेल सेवाओं के अलावा हर दिन औसतन 300 विशेष ट्रेनें यात्रियों की सेवा में लगाई गई हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों की अवधि में देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 25 अक्टूबर को विशेष ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। मध्य रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजन से कुल 13 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें मुंबई डिवीजन से 4, पुणे डिवीजन से 6, सोलापुर डिवीजन से 2 और नागपुर डिवीजन से 1 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित कोच, स्लीपर और जनरल श्रेणी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। मेरे को पुलिस का व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम लोग यहाँ से आते थे सर, अभी तो ये भी सुविधा अच्छी है, पंखा उंगा लगा है, पब्लिक को भी थोड़ा राहत मिल रही है। कोई दिक्कत सर नहीं, अभी तो व्यवस्था ठीक ही है, पहले से अच्छी व्यवस्था है। कोई नहीं, पहले धूप सर्दी में रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं।
सभी ट्रेनों की टिकटों को कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। अनारक्षित डिब्बों की बुकिंग UTS प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं और वहां कर्पूरी ग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज बिहार से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और कर्पूरी ग्राम की ये तस्वीरें, जहां माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनकी परिवार से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही साथ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ तस्वीरों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। आज आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव से चुनावी अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए सब कुछ झोंकने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने अपने चुनावी शंखनाद का आरंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद पहली जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे करीब 2 बजे बेगूसराय में भी जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ मधुरेश बिहार से जुड़ गए हैं। मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा और कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली और कर्मभूमि से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करना कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे आइकन हैं जो बुजुर्ग हैं वो उनको भी कनेक्ट करते हैं, और जो यूथ हैं उनके लिए भी एक आइकन के रूप में है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का स्ट्रगल, कर्पूरी ठाकुर की बातें आज भी जो युवा सुनते हैं और जो समझते हैं वो उनसे इम्प्रेस रहते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार आना और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के घर पर आकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एक बेहतरीन कार्य है जो किया गया है, जो युवाओं को भी कनेक्ट करेगा, बिहार के लोगों को भी कनेक्ट कर रहा है। इसके साथ ही आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये इससे जो एनडीए प्रत्याशी हैं पूरे जो मिथिलांचल के एनडीए प्रत्याशी हो या फिर इस पूरे प्रदेश के जितने एनडीए के प्रत्याशी हो, उनका निश्चित रूप से इससे मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कई जो बड़े जो बीजेपी के चेहरे हैं वो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ समस्तीपुर आ जाने से यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी, साथ ही मधुरेश, कर्पूरी ठाकुर जी की जो उपलब्धियां रहीं, जो अभूतपूर्व योगदान बिहार के लिए रहा, और फिर भारत सरकार ने उस उपलब्धियों को सराहा भी और फिर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा भी की। 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, और आज जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से कर रहे हैं, उनकी जन्मस्थली से कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ।
हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ा संदेश है कि एक लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक के रूप में इनकी पहचान होती है, पिछली सरकारों ने उन्हें कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके गांव आए हैं, उनके पैतृक निवास पर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत किया है। और इसके साथ ही जो अभी से थोड़ी देर में वो एक जनसभा को यहीं कर्पूरी ग्राम में ही संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है, ये एक बड़ा विजन है कि एनडीए किस तरह जो पिछड़ चुके लोग हैं, जो पीछे छूट चुके लोग हैं उनको लेकर के किस तरीके से आगे चलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, ये उसी के तहत ये एक बड़े कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी, इसके साथ मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने 2 चेहरों के नाम लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, और तेजस्वी ने कल कई बड़ी बातें कही हैं, तो आज सबकी निगाहें इसी पर ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सवालों का जवाब इन 2 जनसभाओं से देते हुए नजर आएंगे। जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये आपने एक अच्छी बात कही कि एक लंबे खींचतान के बाद में जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका और मान मनोबल का जो दौर था वो अब तक कल तक जारी था, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक। और इस बीच में महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो ऑल इज वेल कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। इसके साथ ही जो वीआईपी के संस्थापक है मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव की काफी करीबी बताए जाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अनदेखी भी है कांग्रेस की, क्योंकि आरजेडी के बाद बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है, लेकिन यहाँ पर उनकी अनदेखी हुई है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर में अभी कुछ देर में लोगों को जब संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर कुछ न कुछ बयान जरूर देंगे। जी, इसके साथ साथ कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत है कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का एक बड़ा संदेश यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और बिहार की राजनीति और पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें जो जंगल राज रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा संवाद था कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन, और इसमें भी उन्होंने जो लगातार प्रधानमंत्री का ये विजन रहा है कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत होना है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाएं जो केंद्र की सरकार ने उनके लिए किया है, इसके साथ ही राज्य की सरकार जो उनके लिए कर रही है उन बातों को पहुंचाने की के लिए वो लगातार कहते आए हैं। तो इसी के तहत कल प्रधानमंत्री ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। और आप समझिए कि कितनी बड़ी बात होती है कि जब एक कार्यकर्ता से एक शीर्ष नेता सीधे संवाद करता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊपर बढ़ जाता है। ये एक समझने की बात है कि जो एक ऑर्डर का में बैठा हुआ सबसे ऊपर का नेता है वो सबसे नीचे पायदान पर जो बूथ लेवल पे काम कर रहा है उस कार्यकर्ता से जब बात करता है तो कई चीजें खुल करके सामने आती हैं। कार्यकर्ता अपनी समस्या भी बता पाते हैं और कई सुझाव भी दे पाते हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं चीजों के लिए जाने भी जाते हैं कि वो टॉप टू बॉटम 1-to-1 संवाद करते हैं और निश्चित रूप से जो उसका आउटकम होता है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। जी, मधुरेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, यहाँ से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। आज सभी की निगाहें इस चीज पे भी टिकी हैं कि कई सियासी शब्दबाण भी यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे और बिहार चुनाव की टोन यहाँ से सेट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जो गांव है पितौजिया, जो कर्पूरी ग्राम बन चुका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर
पुष्पांजलि करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कर्पूरी जी के गांव को चुना है और कर्पूरी जी को जो श्रद्धांजलि पेश करने के बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ बिहार में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा और चुनावी शंखनाद हम कह सकते हैं कि हो जाएगा। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां करेंगे और फिर वो 30 तारीख को भी बिहार में होंगे, जहां पर छपरा और मुजफ्फरपुर में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री का सिंह गर्जन जो है वो बिहार की धरती पर देखने को मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न है और कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा रहे। कर्पूरी ठाकुर जननायक कहे जाते हैं और कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना सीएम का फेस बनाया है, उसका पलटवार प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से महागठबंधन के सीएम फेस पर हमला करते हैं। इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बात और कही कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब जबकि महागठबंधन ने मुझे सीएम का फेस बना दिया है, ऐसे में एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जो हवाओं में तैर जरूर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री कैसे तेजस्वी यादव के सीएम फेस को जो है काउंटर करते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट का काम हुआ है बिहार में, मैं अभी बिहार में हूँ भावना, और जो डेवलपमेंट का काम हुआ है समस्तीपुर के बाद बेगूसराय प्रधानमंत्री आएंगे रैली को संबोधित करने। बेगूसराय ब्रिज का हब बन चुका है। 4 बड़े पुल नेशनल हाईवे के द्वारा, रेलवे के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था। उस बार संबोधन नहीं हुआ था, इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जो 6 लेन गंगा पर ब्रिज बना है, उस ब्रिज के लोकार्पण के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। निश्चित तौर पर बेगूसराय के डेवलपमेंट पर प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे। पूर्णिया के एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था। पूर्णिया का एयरपोर्ट कैसे सीमांचल और कोसी के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, कैसे गेम चेंजर साबित हो रहा है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। तो बिहार में डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा है और उस डेवलपमेंट के एजेंडे के एक बड़े प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आ रहे हैं। वह तो वो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट के प्रतीक है, लेकिन बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है, मतदाताओं के दिलो दिमाग पर वो छाए रहते हैं। तो तमाम लोगों की नजरें टिकी है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद एक बड़ा संदेश जो है गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, उनके गांव से इसकी शुरुआत हुई है चुनावी शंखनाद का। तो कर्पूरी ठाकुर की जो संपूर्ण जीवन रहा है, उससे प्रधानमंत्री बहुत जो है वो प्रभावित रहे हैं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन कमेंट भी किया था कि कुछ लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को छीनना चाहते हैं। जननायक शब्द सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के नाम से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग उनके नाम को छीनना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस संजीदगी के साथ भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर को देने का काम किया भारत सरकार ने, उसी तरह उनके नाम के आगे जो जननायक शब्द जुड़ा हुआ है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री संजीदा दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को नमन करने, अकीदत पेश करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके वो गांव पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक बड़े नेता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य लोगों की आकांक्षाओं का कर्पूरी ठाकुर प्रतीक रहे हैं। हम आपको उनकी सादगी का जिक्र करना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर भावना, जब उनकी बेटी की शादी हुई, उन्होंने गवर्नर तक को आमंत्रण नहीं दिया। बिहार में किसी बड़ी शख्सियत को आमंत्रण नहीं था, सामान्य लोगों को, और बहुत ही चुपचाप तरीके से उन्होंने शादी करी। और जब गवर्नर को पता चला, गवर्नर जब उनके गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बताया तक नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति के घर में जैसे शादी होती है, उसी तरह मुख्यमंत्री के बेटी की भी शादी होनी चाहिए, बिना किसी शोर शराबे के साथ। तो ऐसा जीवन था उनका, कर्पूरी ठाकुर का, जो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीते थे। एक सामान्य धोती, एक सामान्य खादी का कुर्ता और सिंपल लिबास में उनका रहना, दियारा के क्षेत्रों में जाना, लोगों से संवाद स्थापित करना और गरीबों के साथ मक्के की रोटी, सरसों का साग, मिर्च बैठ करके खाना, उनसे संवाद करना,
उनकी जो है वो फितरत रही है। और दूसरा पहलू ये भी था कि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कर्पूरी ठाकुर बहुत ही संजीदगी दिखाते थे कि सामान्य कार्यकर्ता कैसे राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ पाए, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आप अब देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर की फैक्ट्री के प्रोडक्ट माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के विपक्ष के नेता पद से हटने के बाद ही 1988 में लालू प्रसाद ने विपक्ष के नेता पद पर जो है वो लालू प्रसाद आसीन हुए। तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भले ही अनेक तरह के लोगों का जो है वो दावा होता हो, लेकिन सामान्य जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को कर्पूरी जी के साथ एसोसिएट करते हैं और कर्पूरी ठाकुर बनने की ललक, बनने की प्रेरणा जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे दौर में बिहार में जब सियासत में कहा जाता है कि धन कुबेरों की बहार है, कहा जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, ऐसे में सामान्य कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण जगाना हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण जीवन और संपूर्ण व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है कि कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी कैसे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जहां कर्पूरी ठाकुर को तो आज नमन किया ही जा रहा है, मधुरेश, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनावी टोन सेट करने वाले हैं, तो विपक्ष को किस तरीके से यहाँ घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं? क्योंकि बिहार के चुनावी समर में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर भी आज विपक्ष पे वार कर सकते हैं। मधुरेश, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राजेश, यहाँ मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या बात हम बदलते बिहार की भी कर रहे हैं, बात हम बिहार के विकास की भी कर रहे हैं, साथ ही बात हम उसकी भी कर रहे हैं कि बिहार से जो माइग्रेशन हो रहा था, जो बिहार के खुद के मिट्टी के पर जन्मे वो लोग हैं, बिहारी वासी, वो जो माइग्रेशन कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब बदलते बिहार के साथ रिवर्स माइग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में टोन सेट करने वाले हैं चुनाव की, ऐसे में जब कल हमने देखा कि महागठबंधन से कई बड़े सवाल यहां से किए गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के उन्हीं सवालों के जवाब विपक्ष पर वार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल भावना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कल सीएम फेस के रूप में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बताया और मुकेश सहनी को उन्होंने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जो है वो घोषित किया है। लेकिन तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी के लिए राहें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टियां हैं वह भी चाहेंगी कि डिप्टी सीएम पद पर वो आसीन हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक बीजेपी पर आक्रमण किए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर उसका पलटवार करेंगे और तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक धुंध की स्थिति थी, एक धुंधली तस्वीर सामने आ रही थी कि महागठबंधन में जो नेता का पद है वो किसको जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी। राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, तो वो चुप्पी साध लेते थे। लेकिन वो धुंध की स्थिति खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर वो विपक्ष के सवालों का जरूर जवाब देंगे। भ्रष्टाचार पर निश्चित तौर पर उनका आक्रमण होगा, जंगल राज पर आक्रमण होगा, जो बिहार में अब तक 20 साल पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसके कामकाज पर भी वो निश्चित तौर पर आक्रामक होंगे। और कहीं ना कहीं बिहार में जो उन्होंने व्यापक काम किया है, अगर हम देखें तो बेगूसराय के रिफाइनरी का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, फर्टिलाइजर जो बंद हो गया था फर्टिलाइजर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी जो है वो बेगूसराय में लगाया गया, पहले बरौनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था, उसको एनटीपीसी में कन्वर्ट किया गया। सुधा डेयरी यहाँ पर है और छोटे बड़े यहाँ पर 50 उद्योग हैं बेगूसराय में। और बेगूसराय कनेक्टिविटी के मोर्चे पर पूरी तौर पर फेल था, जहाँ पर 6 लेन ब्रिज जो है गंगा पर बनाकर
प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करने के लिए सितंबर में आए थे और उस समय वो संबोधन नहीं कर पाए थे बेगूसराय की जनता को। मुझे लगता है कि उस कसर को भी वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठ पूजा के ठीक पहले बेगूसराय आ रहे हैं, जहां पर वो छठ व्रतियों से मिलेंगे। जो खबरें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि वो छठ व्रतियों से मिलेंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें सूप प्रदान करेंगे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो क्या कुछ नजारा होता है। बड़ी तादाद में बेगूसराय की सभा में जीविका दीदी जो है यहाँ पहुंची है, जिन्हें उनके अकाउंट में 50,000 रुपए, 5 महीने की जो किस्त है 10,000 रुपए की, वो 5 महीने का भुगतान जो है उनके खाते में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी बड़ी तादाद में आई है पीएम मोदी को सुनने के लिए। पीएम मोदी जीविका दीदी को भी एड्रेस करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट के चारों तरफ जो 4 लेन की सड़कें जो बिछी हैं बिहार में, उसका निश्चित तौर पर जिक्र होगा। और लड़ाई जो है, उस लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए एनडीए के कार्यकर्ताओं को वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। 4 जिले के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों के तमाम एनडीए के प्रत्याशी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जनादेश मांगने का भी काम करेंगे कि हमारे काम के आधार पर उनको जनादेश बिल्कुल देने एनडीए का के काम प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष में किस तरीके से बड़ा संदेश यहाँ से देते हुए नजर आएंगे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद करने वाले। मधुरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेश, कहीं ना कहीं परिवारवाद और जंगलवाद रह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों में, लेकिन जो महागठबंधन में इस बार देखा जा रहा है कि अपनी ही सीटों पर एक दूसरे के दल के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं और वो करीब करीब 11 सीटें मानी जा रही हैं। क्या ये जो फ्रेंडली फाइट, आपसी भिड़ंत की जो ये सीटें कही जा रही हैं, इस पर भी लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई तंज कस सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति में, जहां साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई समन्वय है ही नहीं। न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये तय कर सके एक तय समय पर, न ये अपने उम्मीदवार समन्वय के साथ में उतार सके। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी से कुछ देर में समस्तीपुर में लोगों को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो इस बात को भी वो निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जो पिछले 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार रही है, इस दौरान जो विकास की बयार बही है, जिस तरीके से बिहार में जो विकास तेजी से हुआ है, उसको भी निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से जो ये पूरा इलाका है, समस्तीपुर का इलाका हो चाहे मुजफ्फरपुर का इलाका हो, इसका विकास काफी बेहतरीन हुआ है। इंडस्ट्रीज लगे हैं, मुजफ्फरपुर में कई इंडस्ट्रीज लगी है, जिससे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। एक समय था जब बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे। आज एक वक्त आ गया है जब लोग दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, वो लौट करके वापस बिहार आ रहे हैं। यहाँ उनको उनके घर में काम मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित करेंगे तो इन बातों का भी जिक्र निश्चित रूप से करेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में बिहार का विकास हुआ है, किस तरीके से सड़कों का विकास हुआ है, किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले को संबोधित किया है। आइए देखते हैं। साथियों, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना, यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी, ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं
आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान
इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं, देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा, धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब्स बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। साथियों, आज हम देश की जिन सफलताओं और जिस विजन के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इनमें एक बड़ी भूमिका आपकी भी होगी। हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है।
आप जैसे युवा कर्मयोगी ही इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इस यात्रा में आपको आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिल सकती है। लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी इस मंच से जुड़कर सीख रहे हैं, स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़ेंगे तो आप में नई कार्य संस्कृति और गुड गवर्नेंस की भावना विकसित होगी। आपके प्रयासों से ही भारत का भविष्य आकार लेगा और देशवासियों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेले को संबोधित किया है और आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से बड़ी बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत देश जो है वो युवाओं का देश है और युवाओं का सशक्तिकरण ही भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 51,000 से के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और युवाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है कि युवाओं को मजबूत किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। और रोजगार मेले के जरिए 11 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। आज 17वां इसका जो श्रेणी थी उसमें ये सब हुआ है, जहां नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और प्रधानमंत्री ने यहां से कई बड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल करियर प्लेटफॉर्म भी युवाओं के लिए मौजूद है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिभा सेतु पोर्टल से युवाओं की प्रतिभा का सदुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इससे जोड़ने की भी बात की और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में तब्दील हो रहा है और चाहे वो विनिर्माण का क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक हो, ऐसे कई अनेक क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, सृजित हो रहे हैं और इन नए अवसरों का जो लाभान्वित हो रहे हैं वो युवा हो रहे हैं। इसके साथ विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति युवाओं के हित में है और युवाओं के हित में ये काम कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते हैं उसकी मजबूती को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नए अवसर मिलने वाले हैं और उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर कहा कि ये नए रंग भर रहा है और जो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हैं वो एफटीए के साथ नए अवसर तलाश रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ नए अवसर तलाश रहे हैं और इस नए अवसरों का फायदा दोनों देशों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ 17वें रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, जहां कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।